जय श्री श्याम बच्चों, कैसे हैं सब। तो चलिए बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईसीएआई ने रिलीज कर दिया है सितंबर 2024 के लिए आरटीपी। अभी तक क्या होता था कि सिर्फ दो सब्जेक्ट्स की ही आरटीपी रिलीज होती थी। एक था आपका लॉ और दूसरा होता था बच्चों आपका अकाउंट्स का। बट इस बार क्या किया, ये आईसीएआई की हिस्ट्री में पहली बार है जब बच्चों आपके चारों पेपर्स के आपको आरटीपीज देखने को मिलने वाले हैं। सितंबर 2024 की बात करूं तो आपको आरटीपी देखने को मिल रहा है इस बार एडिशनल दो सब्जेक्ट्स के, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज इकोनॉमिक्स का। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो इसमें लगभग सारे चैप्टर्स कवर किए गए और इसमें इस बार आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में उसी तरीके से आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आगे जाकर यही बच्चों बढ़ा दिया जाए, 100 क्वेश्चन कर दिया जाए, है कि नहीं, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। बट अभी फिलहाल इन्होंने 30 रखा है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में और 25 रखा है आपका इकोनॉमिक्स में। तो मैं आज इसका डिटेल सॉल्यूशन आपको बताने जा रहा हूं पेपर नंबर 3 के लिए, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने बारीकी से देखना है, एक एक चीज आपने समझना है और पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक जरूर शेयर करना है। इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट्स की भी बच्चों जो सॉल्यूशन है, वीडियो सॉल्यूशन आप लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देखिए, जरूर वहां से आप लोग को फायदा होगा जब आप ये क्वेश्चंस करने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो चलिए, दिख रहा होगा आपको साफ साफ लिखा है यहाँ पे, सीए फाउंडेशन क्वांटिटी एप्टीट्यूड रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर सितंबर 2024। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x आर इन प्रोपोर्शन। ये आपके चार टर्म्स गिवन है मेरे बच्चों और ये चारों टर्म्स बोला है क्या है, ये प्रोपोर्शन में है। देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो हमने पढ़ा था अगर हमें चार टर्म्स गिवन है, ठीक है, और वो चारों टर्म्स क्या हैं, बोला है प्रोपोर्शन में है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मैंने आपको बताया था कि सर प्रोडक्ट ऑफ जो एक्सट्रीम्स होते हैं, जो एक्सट्रीम या एक्सट्रीम टर्म्स बोल लो, वो बराबर होते हैं किसके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स अगर हम देखें तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/x हो गया इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स की बात करें तो 1/3 इंटू 1/5, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसे अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2x आया और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1/15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ इसको तो ये 2x आया और ये 15 1 आपका 15 आया। फाइनली अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x इज इक्वल टू 15/2 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू ही निकालने बोली थी, तो देखो क्या आ रहा है 15/2, जो कि आपका ऑप्शन ए है मेरे बच्चे। क्लियर है सबको। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोला है p इज इक्वल टू x की पावर 1/3 है प्लस x की पावर -1/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p³ माइनस 9p। अब यहाँ पे देखो p की पावर ना ये आपको 3 में दे रखा है, तो हम लोग पता है यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आपने बारीकी से देखना है। ये x की पावर 1/3 प्लस x की पावर -1/3 है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब कर देंगे तो इधर भी ये क्यूब और इधर भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पूरे का क्यूब। अब आपको पता है बच्चों a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस b। तो चलो वही करेंगे अब। तो यहाँ पे इसको हमने एज इट इज रखा, यहाँ पे a का क्यूब मतलब a है हमारा x 1/3, ये पूरा a है और इस पूरे को b मान के चलो। तो ये हो गया सर a का क्यूब प्लस b हमारा क्या है, x की पावर -1/3 है, तो ये हो गया सर b का क्यूब सर प्लस 3ab होता है। a का मतलब x की पावर 1/3 और b का मतलब x की पावर -1/3, ठीक है। तो 3ab हो गया। अब क्या होता है a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर, तो a प्लस बी बोले तो ये चीज रह जाएगा, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया। अब बड़े गौर से आप देखो, ये p का क्यूब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा मेरे बच्चों x। यहाँ से देखो ये कैंसिल, x की पावर -1 है, अब पावर से माइनस हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अगर देखो 3 का 3। अब यहाँ पे मेरे बच्चों x बेस सेम है, ठीक है, और मल्टीप्लाई का केस है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। x 1/3 माइनस है तो माइनस ले लेंगे और x की पावर 0, तो किसी की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया तो देखो ये 3 आ गया। और ये अगर ब्रैकेट के अंदर बात करूं, इसी को हमने क्या पकड़ा था, इसी को हमने p लिया था, यही हमारा p है, तो यहाँ पे मैंने p रख दिया। अब अगर मेरे बच्चों यहाँ पे p का क्यूब ये इधर आ गया तो ये -3p हुआ और इधर x + 1/x,
ठीक है, ये तो आपने निकाल लिया। अब आपको यहाँ पे निकालने बोला है 3p का क्यूब माइनस 9p। अब बड़े गौर से देखो, थोड़ा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, है कि नहीं है। आपके जो मॉड्यूल में क्वेश्चन है वो यहाँ तक ये पूछा गया है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया बस। आपको 3p क्यूब माइनस 9p निकालना है बच्चों। तो यहाँ से क्या करेंगे, 3 आप कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे देखो आपका p का क्यूब माइनस 3p रहेगा मेरे बच्चों। यस सर, 3 का 3 और ये p का क्यूब माइनस 3p, ये हम क्या निकाल चुके हैं, x प्लस 1/x। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3p क्यूब माइनस 9p का वैल्यू। तो ऐसा ऑप्शन में दे रखा है बच्चों, ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, ये 2 की जगह 3 होना चाहिए, ये x प्लस 1/x होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैं डिटेल में बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, आपने इतने डिटेल में नहीं जाना है, हाँ बिल्कुल शॉर्टकट मानना है। अब यहाँ पे बोला अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, देन द इक्वेशन हुज रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर विल बी। बोला अल्फा और बीटा क्या है, दो रूट्स हैं इस इक्वेशन के, देन द इक्वेशन, तो हमें एक ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा जिसका रूट्स ये है। तो इसके लिए एक तो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालना है और एक मेरे बच्चों अल्फा माइनस बीटा निकालना है पहले। तो देखो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स, है ना, क्योंकि दोनों रूट्स हैं, और सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो x का कोफिशियंट है 7 वो होता है आपका b, और a जो होता है वो होता है x स्क्वायर का कोफिशियंट, क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू -7 कर दो। अब हमें चाहिए बच्चों अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, ध्यान रखना। चलो करते हैं अब। तो हमने अभी अभी देखा था अल्फा प्लस बीटा कितना आया हमारा, -7, तो ये तो सीधा सीधा -7 का ये होल स्क्वायर आ गया, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है क्योंकि हमारा दो रूट्स था, एक अल्फा एक बीटा, तो उसका प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है c अपॉन ए। c होता है ये कांस्टेंट वाला पार्ट, और a होता है मेरे बच्चों x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, दैट इज 1। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे देखो तो यहाँ पे तो 49 आएगा, माइनस यहाँ पे 48, तो ये क्या आ जाएगा सर, आपका 1 आ जाएगा, है ना। 49 माइनस 8 48 काट देना भाई, तो 49 माइनस 48 1 आएगा, और 1 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो 1 ही आता है। तो ये आ गया हमारा क्या, अल्फा माइनस बीटा, बस ये हमारा यहाँ पे खेल था। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। चलो, तो हमारा दो रूट्स था, अब एक रूट्स ये था, ये निकालना पड़ेगा हमें। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोला एक रूट है, तो अल्फा प्लस बीटा मेरा -7 था, तो -7 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये तो 49 आ गया। दूसरा था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो बच्चों ये मेरा 1 आया था, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यही होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हमें पता है इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x का स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब एक तो था 49 प्लस दूसरा रूट आया था हमारा 1, ठीक है, इसके साथ x का मल्टीप्लाई, और आखिरी में होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक 49 है, दूसरा क्या है 1 है, और इज इक्वल टू 0, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, सिंपल है, कुछ नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी जो है बच्चों ये आप लोग का करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आप लोग के लिए मैं ये डिटेल में बता रहा हूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना स्टेप्स आपने नहीं करना है, ठीक है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को हर एक पॉइंट समझ में आए। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्या बोले, द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड दैट द एम्प्लॉय शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 experienced hands to 1 fresh one, and this fact is represented by taking experienced person as x and fresh person as y। तो चलिए कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है, देखो लीनियर इनइक्वालिटीज का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे बोला है आपका एक्सपीरियंस हैंड टू फ्रेश वन। चलो तो यहाँ पे आपका मैं ले लेता हूँ एक्सपीरियंस्ड वाला ऊपर और फ्रेश वाला नीचे, क्योंकि रेशियो बोला इनका 2 का मतलब यहाँ पे रेशियो है। ये क्या नहीं होना चाहिए, ये नॉट मोर देन 5 होना चाहिए, तो मतलब या तो लेस देन हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है। एक्सपीरियंस का 5 बोला था और फ्रेश का 1 बोला था, देखो
और एक्सपीरियंस को बोला है एक्स लो, फ्रेश को वाई लो। ठीक है बच्चों, तो ये 5/1। अब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये x ये हो जाएगा इधर 5y, क्योंकि 5/1 को हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये ऑप्शन सी ना यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये एक्चुअली होना था 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू x। ये आपके मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज हो सकता है, देखो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है। कैसे? अब अगर y को आप इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इस 5y को अगर 5 से यहाँ डिवाइड कर दो तो आपको इस साइड में भी डिवाइड करना पड़ेगा, या नहीं? तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे y ग्रेटर देन और इक्वल टू x/5, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो इसमें से कोई भी अगर आप टिक करें, दोनों ही आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे इंस्टीट्यूट में मिस्टेक दे देती हैं, कोई बात नहीं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 5 में द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स इन अ रो सो दैट ऑल 4 गर्ल्स आर टुगेदर। तो मैंने आपको कहा था कि जब क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि कुछ पर्टिकुलर आइटम जब एक साथ होते हैं तो उनको एक बॉक्स के अंदर बंद करना है और उसको एक यूनिट कंसीडर करना है। तो ये 4 लड़कियां हैं, इनको क्योंकि ये एक साथ होंगी जहां भी होंगी, तो मैंने ये G1, मैंने G2, G3 और G4, तो ये चारों लड़कियां देखो एक साथ रख दिया, एक बॉक्स के अंदर रख दिया। अब इसके अलावा कितने 6 लड़के हैं, तो यहाँ पे B1, तो यहाँ पे B2, यहाँ पे B3, यहाँ पे नेक्स्ट B4, यहाँ पे B5 और ये क्या रख दिया, B6 रख दिया। अब इसको एक यूनिट कंसीडर करेंगे बच्चों। ये हो गया दूसरा, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका 5वां, ये 6ठा और ये आपका 7वां। तो कितने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया 7 फैक्टोरियल। ठीक है जी, बट ये लड़कियां हैं, ये एक साथ तो है, बट ये आपस में आगे पीछे तो हो सकती है ना, यस सर हो सकते हैं, तो उसके लिए आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो इसका अगर ऑप्शन देखें हम, तो ऑप्शन सी जो है बच्चों वो आप लोग का करेक्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन 5वां भी हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का। यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा। अगर बोला है व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट 3% इन फर्स्ट ईयर, पहले साल में 3% इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन, दूसरे साल में 4%, तीसरे साल में 5%। अगर बोला है बिगिनिंग में इतना पॉपुलेशन है, कितना 25,000, तो ये 3 साल के बाद कितना होगा वो बताना है। तो मतलब 3 साल के बाद निकालना है ना। तो एक तरीके से हमें क्या निकालना है, फ्यूचर वैल्यू मान लो एक तरीके से। ठीक है, आप ऐसे पकड़ लो या अमाउंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका प्रेजेंट वैल्यू मान लो। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 + R/100 और टू दी पावर n। अब यहाँ पे हमें निकालना है कि ठीक है 3 साल के बाद कितना आएगा टोटल पॉपुलेशन। तो अभी पॉपुलेशन जो है वो कितना है सर, ये 25,000 मैंने यहाँ पे बिठा दिया। अब 1 + R, पहले साल के लिए क्या बोला 3%, तो 3/100 हो गया। ठीक है, दूसरे साल के लिए यहाँ पे 3 मत डाल देना सीधा, क्योंकि अलग अलग साल के लिए अलग अलग दे रखा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये 4% हो गया और यहाँ पे 1 + ये 5% हो रहा है। अब यहाँ पे सीधा सीधा देखो करने का तरीका क्या करना, 25,000 इसका आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 1.03 आ जाएगा बच्चों, इधर 1.04 और सर यहाँ आ जाएगा 1.05। बस इसको अब मल्टीप्लाई कर दें आप। तो अगर करते हो 1.03 मल्टीप्लाई बाय 1.04 मल्टीप्लाई बाय 1.05 मल्टीप्लाई बाय 25,000 इज इक्वल टू, तो मेरे प्यारो जो आपका 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 28,119। ठीक है, तो 28,119 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का ही है। यहाँ पे बोला इफ ₹10,000 इज इन्वेस्टेड, 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है 8% पर एनम पर। अच्छा, यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली बोल दिया है। देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा ये वैल्यू, मतलब आपको अमाउंट निकालने बोला है। अब यहाँ पे आपको एक चीज बोला है क्वार्टरली, तो जब क्वार्टरली बोला है तो जो ये रेट है, ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे 4 से और जो टाइम है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से, ये बता रखा है मैंने। तो बस निकालो अमाउंट।
तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n। तो अभी कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, 10,000। चलो 1 प्लस आर कितना है, 8%, मतलब 8 अपॉन 100, और क्योंकि क्वार्टरली बोला है तो 8 को 4 से भी डिवाइड कर देंगे। एन कितना, 2 ईयर्स बोला है, बट यहाँ पे हमें क्वार्टरली बोला है बच्चों, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4। तो सीधा सीधा अगर देखें ये 10,000 1 प्लस 8 अपॉन यहाँ पे 400 और टू दी पावर 8। तो चलो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो इसको करें तो पहले फ्रैक्शन वाला पार्ट, तो 8 डिवाइड बाई 400 प्लस 1 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार हो गया, इक्वल 3 इक्वल 4 इक्वल 5 इक्वल 6 इक्वल 7 इक्वल 8। तो पावर में ये 8 हो गया। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाई 10 और 1000 इज इक्वल टू, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा आपका 11716.59। तो 11716.59 जो है यहाँ पे हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो 2 साल के बाद ये तो 10,000 था, ये इतना बन जाएगा। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी बिकम्स डबल एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, कितने सालों में कुछ पैसा है वो डबल हो जाएगा अगर रेट इतना है। तो मैंने आपको समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में एक शॉर्टकट मेथड, कि अगर हमारा रेट गिवन है और सम डबल बोला जा रहा है कि डबल बन जाएगा और केस कंपाउंड इंटरेस्ट का होगा, तो शॉर्टकट उसका होता है क्या, 72 अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है जी, इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। तो 72 डिवाइड बाई अगर 5 करते हो आप लोग, देखो कितना आ रहा है, तो 72 डिवाइड बाई 5 कर दोगे तो ये 14.4 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें उसके नजदीक कौन सा आ रहा है, 14.3। तो ये ऑप्शन डी आप लोग का करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ठीक है जी, समझ में आया। आपका एक नॉर्मल तरीका ही बता देता हूँ। जैसे इन हाउ मेनी ईयर्स बोला है, तो मतलब यहाँ पे एन निकालने बोला है। सम ऑफ मनी बिकम डबल्स, अगर प्रिंसिपल पी है तो अमाउंट बोला वो हो जाएगा डबल, मतलब 2p हो जाएगा, है ना। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, p 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर n। तो अमाउंट बोला डबल हो जाएगा प्रिंसिपल का, रेट यहाँ पे 5 अपॉन 100 ये आ जाएगा, p कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.05 की पावर n। अब देखो 1.05 को अपने आप से मल्टीप्लाई करके देखो कि कितनी बार करोगे कि आपका 2 आएगा। तो मैं कर रहा हूँ 1.05 मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बार में आ रहा है 1.6, मुझे 2 तक जाना है। तो 10 बार हो गया, 11, 12, 13, 14, 14 पे आ रहा है 1.97 और 15 पे आ रहा है 2.078। तो इसका मतलब 15 पे थोड़ा ज्यादा आ रहा है और 14 पे थोड़ा कम आ रहा है, तो इसके बीच में कहीं होगा। तो इसके बीच में आपको 14.3 दे रखा है। तो मेरे बच्चों ये ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन डी है। क्लियर है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन 7वां हुआ था हमारा, तो क्वेश्चन 8वां भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या, 9। क्या बोला बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में, देखते हैं। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्यूटी, ये एन्यूटी दे रखा है, इज मेड एनुअली फॉर 5 ईयर्स एट इंटरेस्ट रेट 14% कंपाउंडेड एनुअली। तो कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो 1000 रुपया पे किया जा रहा है, ये एट द एंड या एट द बिगनिंग कुछ मेंशन नहीं है। तो जब कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट उसे हम रेगुलर एन्यूटी मान के चलते हैं। तो रेगुलर एन्यूटी, ठीक है, ध्यान रखना। और कौन सा, फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला। तो क्या होता है, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है आर। आर यहाँ पे एन्यूटी है बच्चों, ठीक है। 1 प्लस आई, ये इंटरेस्ट रेट, होल टू द पावर n माइनस 1, यही होता है, और डिवाइड बाई आई। ठीक है जी। तो ये हमारा फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आर यहाँ पे कितना है, 1000 है, तो 1000 रख दिया। 1 प्लस आई 14% मतलब 0.14 हो जाएगा मेरे बच्चों, टू दी पावर n। 5 ईयर्स बोला है, माइनस 1, और इसको डिवाइड बाय आई कर देंगे, दैट इज 0.14। तो बस इसको करो, देखो कितना आ रहा है। तो अगर 1 प्लस 0.14 कर दिया, मल्टीप्लाई इक्वल 2 बार, इक्वल 3, इक्वल 4, इक्वल 5, फिर माइनस 1 कर दो, डिवाइड बाय 0.14 और मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो। तो मेरे प्यारो 6610 जो है इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। ये आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू। और यहाँ पे अगर ऑप्शन देखे 6610, तो कौन दे रहा है, ऑप्शन बी दे रहा है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, सेट्स रिलेशन फंक्शन का है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे एफ एक्स आपको गिवन है कितना, x प्लस 2 मेरे बच्चों,
और जी एक्स आपको दे रखा है 7 की पावर है एक्स, आपको जी ऑफ एफ एक्स निकालना है। तो मैंने समझाया था इसका तरीका क्या होता है, देखो। तो पहले तो जी लिखो, ओ का मतलब ऑफ का मतलब यहाँ पे ब्रैकेट। अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लिखो, जो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जी रह रहा है, तो जो ये जी की वैल्यू यहाँ पे आई है जी के साथ एक्स प्लस 2, ये आपने कहाँ बिठा देना है, ये दिख रहा है जी एक्स का, हाँ, तो इसमें पुट कर देना है। कहने का मतलब ये 7 रहेगा और इसके साथ जो x है ऊपर, क्योंकि g का कर रहा है ना, तो g को देखो आप, तो जो x है ऊपर उस x के जगह पे आ जाएगा हमारा x प्लस 2, ठीक है बच्चों। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 की पावर x इंटू 7 की पावर 2, क्योंकि देखो अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा, 7 7 के लिए एक 7 आ जाएगा और पावर ऐड होता है, तो 7 का स्क्वायर देखो 49 आ जाता है, और इधर इंटू 7 की पावर x रख दिया मैंने। तो अगर ऑप्शन सी देखे ऐसे कुछ दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन सी जो है ये आप लोग का करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। ये पैरामीट्रिक फंक्शन आपने किया है, जब एक थर्ड वेरिएबल आ जाता है अदर देन एक्स वाई के, है ना, तो उस केस में कैसे करना होता है। तो देखो x यहाँ पे दे रखा है मेरे बच्चों 2t प्लस 5 और आपको y दे रखा है t स्क्वायर माइनस 2। तो सबसे पहले dx अपॉन dt, एक थर्ड वेरिएबल आ गया, क्या t आ गया, है ना। तो जो आप x के लिए करते थे वही चीज आपने अब t के लिए करना है। तो देखो ये 2 t के साथ है तो ये 2 आ जाएगा, और t का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होता है, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 रख दिया बस। इधर अगर करते हैं मेरे बच्चों dy अपॉन dt, जैसे हमने x की पावर n किया था ना, तो उस केस में n पहले आता था तो यहाँ पे भी आ जाएगा पहले, और t की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 ऊपर 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू हम t कर रहे हैं। अब मुझे लाना है dy अपॉन dx, तो पहले dy वाला पार्ट लिख लो, dy अपॉन dt डिवाइड बाई dx अपॉन dt। अब मन में सोचो, देखो ये dt कैंसिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये dy अपॉन dx आ गया मेरे बच्चों। अच्छा, dy अपॉन dt था हमारा कितना 2t, और dx अपॉन dt था 2, तो ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो सिंपली जो आंसर आएगा दैट विल बी t। तो ऑप्शन जो ए है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। अब नंबर सीरीज का ये आ गया, नंबर सीरीज कोडिंग डिकोडिंग ये सारा, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में। तो z बोला यहाँ पे 52, अगर आप याद करो अल्फाबेटिकली z कितने नंबर पे आता है, आखिरी पे आता है 26 पर, यहाँ पे 52 कर दिया, मतलब इसका मतलब ये है z जो आता है वो आता है 26 पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 52 आ गया। अच्छा, एक्ट का देखो, अब एक्ट के अंदर देखिए a आता है पहले नंबर पर, ठीक है, c आता है तीसरे नंबर पर, और t आता है 20th नंबर पर। तो इस सबको करेंगे तो 20 3 23 1 24 24 आ रहा है, इसको भी डबल कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो 24 2 जार 48 आता है। अब उसी तरीके से आप बैट का भी निकाल सकते हो, b आता है दूसरे नंबर पर a1, और यहाँ पे ये 20, तो 20 2 22 1 23 23, तो इसको भी 2 से कर दो, तो 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4, क्या आना चाहिए 46 आना चाहिए, जो कि ऑप्शन आपका डी है मेरे बच्चों, ठीक है जी, कुछ नहीं है, देखो बड़ा सिंपल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हो गया हमारा 11, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, रोज को बोला ये कोड दिया गया है, चेयर को ये कोड दिया गया है, और प्रीच को ये कोड दिया गया है, तो व्हाट विल बी कोड फॉर सर्च, तो सर्च को क्या कोड दिया जाएगा, SEARCH। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे अगर देखो आप R है स्टार्टिंग, तो R को दिया गया है 6, यहाँ पे देखो R है आखिरी में, तो R को दिया गया है यहाँ पे भी 6। अच्छा, यहाँ पे देखो R है, इस R को भी दिया गया है 6, ठीक है। तो अब ये समझो ना कि आपका जैसे यहाँ पे दिया होगा ना उसके अकॉर्डिंग आपने चलना है बस। अगर यहाँ पे S को देखो क्या दिया गया है, 2 दिया गया है ना, तीसरे स्थान पे, तो S को 2 दिया है तो यहाँ पे 2 लेंगे बच्चों। अच्छा, E को देखो अब क्या दे रखा है, E को 1 दे रखा है, तो E के लिए 1 लेंगे। अच्छा, A की बात करें तो तो CHA तीसरे नंबर पर 4 है तो 4। अच्छा, R को क्या दिया गया था, अभी हमने देखा था 6 दिया गया था। C को क्या दिया गया सर 7, और H की अगर मैं बात करूं ये आखिरी में, इसको दिया गया 3। तो बच्चे इसका करेक्ट आंसर होगा 2146 जो कि हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। क्लियर है सभी को, चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर।
बोला फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इसमें मिसिंग टर्म देखो 28 है, फिर यहाँ पे 33, तो 28 के साथ प्लस 5 कर देता हूँ तो 33 आता है। फिर यहाँ पे 31 आया, 33 से -2 कर दिया तो देखो 31 आया, ठीक है जी। फिर यहाँ पे आया आपका देखो 36, ये 36 है, तो इसके साथ फिर +5 कर दिया, अब समझ में आ गया होगा। फिर आपका 2 माइनस कर दिया, तो मतलब +5 -2 करते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे -2 किया गया था, तो अब क्या करेंगे +5 करेंगे, तो 34 + 5 मेरे बच्चों क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका बी है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 की और। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 15 में, ध्यान से देखो। बोला है राजू लीव्स हिज हाउस एंड वर्क्स 12 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ ऊपर की तरफ होता है, आपको पता है, तो नॉर्थ कितना जा रहा है वो 12 किलोमीटर। चलो जी, आगे बोला ही टर्न्स राइट। अब वो राइट जाएगा तो राइट इधर जाएगा, और कितना 12 किलोमीटर, तो ये 12 किलोमीटर मान लो कि वो राइट को गया। ही टर्न्स राइट, फिर दोबारा राइट जाता है और 12 किलोमीटर जाता है, तो 12 किलोमीटर इतना ही आएगा, जितना ये है इतना ही आएगा मेरे बच्चों। साउथ को हो गया वो 12 किलोमीटर। उसके बाद बोला यहाँ से वो लेफ्ट को जाता है 5 किलोमीटर, तो लेफ्ट उसका इधर चला जाएगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये 5 किलोमीटर जाता है, थोड़ा सा छोटा कर दो बस ये, तो ये 5 किलोमीटर चला गया। अब क्वेश्चन में बोला हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम एंड इन विच डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन तो आपको दिख रहा है ईस्ट है, चलो जी। और उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, यहाँ से अब ये बोला है ना हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम, तो ये घर था उसका, यहाँ से कितनी दूर है, तो यहाँ से अगर मैं इतना पार्ट देखूं तो ये तो 12 है, इतना तो 12 हो गया, और ये बाकी का +5 है, तो 12 किलोमीटर + 5 किलोमीटर कितना आ गया 17 किलोमीटर। तो 17 किलोमीटर दूरी पर है वो, और कौन से डायरेक्शन में है बच्चों, ईस्ट डायरेक्शन में, जो कि आपका ऑप्शन सी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये चीज आपका बराबर, और अगर यहाँ से एक बीच का पॉइंट लेते हैं तो मतलब ये जितना पार्ट होगा ये भी उतना ही पार्ट होगा। तो इस केस में मैंने आपको समझाया था जो मीन आएगा यहाँ पे वो मीडियन के बराबर होगा, और वही बच्चों हमारा बराबर होगा किसके, मोड के भी। तो मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, जो ऑप्शन ए है दैट विल बी द करेक्ट वन, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। बोला है संजय है ना, संजय को ले लिया, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिख रहा है आपको। 3 लड़कियां हैं, चलो इनकी 3 बिटियां हैं, एक हो गया D1, एक है D2, एक D3, एंड ईच डॉटर हैज अ ब्रदर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा आपको घुमा दिया है, बोला हर एक लड़की का एक भाई है, तो ये तीनों तो बहन है, तो इनका एक भाई है, तो भाई तो एक ही होगा ना, चाहे इसका हो इसका हो इसका हो, एक ही तो ब्रदर होगा, B1 मान लो, ठीक है। अब ये बोला हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो मेल मेंबर्स कितने हो गए, एक तो संजय हो गया, और एक आपका इन तीनों जो तीनों बहनें हैं उनका एक भाई, तो 2 हो गए। तो ऑप्शन बी जो है बच्चों ये करेक्ट है। हाँ, ऐसे पजल करने के दे सकते हैं कई बच्चे, इसका एक भाई इसका एक भाई इसका एक भाई, ऐसे मत कर देना, तीनों का एक भाई है। चलो जी, मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। बच्चों जब हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन हम कैसे डिराइव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑज़ाइब से भी कर सकते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एक बार बता दूं, जैसे ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, तो एक होता है आपका लेस देन ऑज़ाइब और एक होता है मोर देन ऑज़ाइब। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आपका क्या देता है मेरे बच्चों, मीडियन देता है, ठीक है, जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। ये होता है आपका लेस देन ऑज़ाइब, सारी चीज मैं देखो पूरी डिटेल में बता दे रहा हूँ। और ये होता है मेरे बच्चों मोर देन ऑज़ाइब, ठीक है, या आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट जवाब है वो ऑप्शन सी है, दैट इज ऑज़ाइब। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in,
और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। आगे क्वेश्चन क्या बोला मेरे बच्चों, कॉस्ट ऑफ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वर 12, मतलब रॉ मटेरियल का दे रखा है 12, ठीक है, लेबर का 20, इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। कॉस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमें डिफरेंस निकालना है सेंट्रल एंगल फॉर द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर। तो हमें ये क्वेश्चन बोला है सेंट्रल एंगल निकालो पहले लार्जेस्ट वैल्यू का और फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू का, फिर उसका डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें लार्जेस्ट वैल्यू तो 12, 20, 35, 23 है। तो फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रल एंगल निकालने का, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट वाला निकाल रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू, जो लार्जेस्ट वैल्यू होगा डिवाइड बाय टोटल वैल्यू, ठीक है, जो कंपोनेंट्स की टोटल वैल्यू होगी, और मल्टीप्लाई बाय 360, क्योंकि पाई में इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से स्मॉलेस्ट का करेंगे तो उसकी जो वैल्यू आ रही है अपॉन जो आपका आ रहा है टोटल वैल्यू, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 360। तो यहाँ पे देखो वैल्यू की अगर मैं बात करूं लार्जेस्ट वैल्यू तो 35 है, तो मेरे बच्चों 35 टोटल वैल्यू अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 5, 3, 8, 9, 10, 0 इन हैंड 1, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 2, 1, 3, 6, 7, 8, 9, तो ये 90 आ रहा है, और यहाँ पे 360, ठीक है जी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा 12 है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे 360 डिग्री। तो यहाँ से तो 0, 0 कैंसिल, 9, 4 जा 36 आ गया बच्चों। तो ये 4, 5 जा 20, 0, 4, 5 जा 20, 0 इन एंड 1, 4 जा 12, 4, 5 जा 20, 0 इन एंड 2 है, सॉरी, 4 जा 12, 13, 14, तो 140 तो यहाँ आ गया। ये हो जाएगा 9, 4 जा 36, 12, 4 जा 48। अब ये लार्जेस्ट का आ गया, ये स्मॉलेस्ट का आ गया। अब इसका डिफरेंस बोला है, तो अब सीधा सीधा आपने 140 माइनस 48 कर देते हैं बच्चों, तो 92, जो कि ऑप्शन डी है, ये आप लोग का करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन था हमारा 17 हो गया। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 18, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 19। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्या बोला है, फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब ओपन एंड क्लासिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे बिलो 30 हो गया, जैसे मान लो फिर 30 to 40 बोल दिया, फिर 40 to मान लो 50 बोल दिया, या कुछ भी बोल दिया, या अबव आपका 50 बोल दिया, तो ये ओपन एंड क्लासिफिकेशन होता है। अब हमें पता है कि जो मीडियन होता है ना बच्चों, वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है ना, सबसे छोटी या सबसे आखिरी वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है, तो इसका कुछ लेना देना है नहीं मीडियन के केस में, ठीक है। तो इसके मतलब जो बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जब ओपन इन क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है, तो वो है हमारा मीडियन, जो कि ऑप्शन सी है मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमने समाप्त कर लिया क्वेश्चन 20 भी, 10 क्वेश्चन और रह गए, तो फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है बच्चों, द क्वार्टाइल्स ऑफ अ वेरिएबल्स आर, जो क्वार्टाइल्स दे रखा है वेरिएबल का, वो दे रखा है 45, 52 एंड 65। दैट मीन्स ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, ये आपका Q3 है मेरे बच्चों रेस्पेक्टिवली। इट्स क्वार्टाइल डेविएशन इज, तो अगर हम क्वार्टाइल डेविएशन निकालते हैं तो हमारा क्या होता है फॉर्मूला, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो Q3 है हमारा 65 माइनस 45 और डिवाइड बाय अगर मैं 2 करता हूँ तो ये तो 0, 20 और 2 कर देंगे तो सर ये आ जाएगा हमारा 10, जो कि ऑप्शन ए है, यही आएगा। क्लियर है सभी को? यस सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया, 20 था, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 21, देन क्वेश्चन नंबर 22। क्या बोल रहा है बच्चों, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय, अच्छा x y इस तरीके से अगर रिलेटेड है तो बोला y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ x आर नोन, ठीक है। तो x बार दे रखा है आपको, क्या बोला है, x बार है 10 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है बोला है वो 5 है। हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ y, तो हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है किसका, ऑफ y का। तो बच्चों उसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन y बार, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये दो चीजें मुझे चाहिए। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस y को मान के चलता हूँ कि ये y बार है, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख लो, चलो y है, अब मैं y बार की बात कर रहा हूँ। तो हमें पता है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो ओरिजिन एज वेल एज स्केल दोनों से ही अफेक्ट होता है कि नहीं है। तो इसलिए 2 का 2 रहेगा, x
दे रखा ना एक्स बार, कितना 10 बिठा देंगे और +5 का +5, तो 10 2 20 +5 25 आ गया y बार। अब हमें पता है, इसी को अगर हम देखें तो हमें पता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालेंगे तो हमें पता है क्या वो ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किससे पड़ता है, ओनली स्केल से। ये स्केल है तो 2 का 2 करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 5 दे रखा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 10 आ गया। बस ये आपने कर रखा है पहले भी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 10 है और y बार आपका 25 और इंटू आपका 100 आ गया बच्चा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 25 तो इज इक्वल टू 40, जो कि आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी है। ठीक है जी, शानदार क्वेश्चन है सारे। बोला गिवन दैट फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 2/3, फिर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मेरे ख्याल से ये ना 1 मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होना चाहिए ए यूनियन बी। ठीक है जी, वो दे रखा है 3/4। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए गिवन, क्या है आपका बी गिवन है। चलो बी इवेंट गिवन है तो आपको पता है ये आपने कर रखा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी और अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। अब आपने एक जो मैंने आपको बताया था एडिटिव प्रॉपर्टी, आपने जो पढ़ा था थ्योरम में, तो क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं पता, तो इसके लिए फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। अब देखो ये सारी चीजें आपको गिवन है, ये है 3/5 सर, ये है 2/3 माइनस ये आपका गिवन है 3/4। तो इसको अगर सॉल्व करते हो तो एलसीएम आ जाएगा 5 3 जा 15 4 जा 60 आ जाएगा। अब 5 से 60 को डिवाइड करो बच्चों तो क्या आएगा, 12 5 जा 60 12 आ रहा है, और 12 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 3 से करेंगे इसको डिवाइड तो 20, 20 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40, 4 से करेंगे तो 20 आएगा, 20 नहीं सॉरी 15 4 जा 16 है ना, 15 आएगा और यहाँ पे 15 3 जा 45 आएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 36 प्लस 40 और माइनस 45 और डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू, तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा 0.52 अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है जी, अब बस इसमें बिठाना है, तो ये मेरा आ गया 0.52, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट भी है 2/3 है ना, 2/3 मतलब 2 ये और जो 3 था वो पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो सीधा सीधा निकाल लो 0.52 मल्टीप्लाई बाई 3 और डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो बच्चों हमारा जो आएगा 0.78 अप्रॉक्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी है ना, 775 आ रहा है। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.78 अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आ गया था 22, ये क्वेश्चन नंबर 23 भी हमने कर लिया है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n एंड p इज। अब हमें पता है कि जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, ये वेरिएंस है, ठीक है, ये वेरिएंस है, तो वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में बच्चे वो क्या होता है, NPQ होता है। ठीक है, अब देखो n का n, p का p, q को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस p लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है होने और ना होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होगी। तो यहाँ से अगर मैं q निकालूंगा तो क्या करेंगे 1 माइनस p, तो वही लिख दिया यहाँ पे, तो ये तो आ गया वेरिएंस। बट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बोला है, तो ये जो स्क्वायर है इधर आके मेरे बच्चों क्या हो जाएगा सर, ये इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो बच्चों आपका NP ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस p और ये स्क्वायर रूट, ये ऑप्शन डी में हमें ऐसा दिख रहा है बच्चों, क्लियर है। आते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 पर। बोला क्या बच्चों, x एंड y स्टैंड इन अ लाइन विथ 6 अदर पीपल, x y 2 जने हैं, वो 6 और बाकी लोगों के साथ खड़े हैं एक लाइन पर। बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर 3 पर्सन्स बिटवीन देम। अब उनके बीच में 3 लोग होंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अर्थात यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट निकालना है। ठीक है जी, अब देखो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। पहले हो सकता है कि x और y के बीच में एक भी लोग ना बैठा हो सकता है x और y के बीच में एक आदमी बैठा है, या x और y के बीच में 2 जने बैठे हैं, x और y के बीच में 3 जने बैठे हैं, x और y के बीच में 4 जने बैठे हैं, x और y के बीच में 5 जने बैठे हैं, और x और y के बीच में 6 जने बैठे हैं। ये हो सकते हैं सारे केस, क्योंकि 6 अदर पीपल लिखा है। तो ये कितने केस हो गए सर, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये तो 7 केसेस हो गए, तो ये टोटल आ गया।
और कितना बोला था हमें 3%, तो 3% बैठने की एक ही चांसेस है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों 1/7 होगा, जो कि ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों हम लोग 26 में, द डेविएशंस आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम। ठीक है, तो डेविएशंस बोला है, आर मिनिमम कब होगा, व्हेन टेकन फ्रॉम, ये करेक्ट आंसर होगा मीडियन। मीन मत कर देना, मैंने 3 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, याद है, याद करो। ठीक है, पहला क्या था, लिख लो भैया, इसको इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखा रहा हूं, द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज क्या होता है 0। दूसरा पढ़ा था द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम, करा था बच्चों हमने ये। और तीसरी चीज ये जो आपको दे रखा है, द डेविएशंस आर मिनिमम व्हेन टेकन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर लिखा है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बोला हिस्टोग्राम इज यूजफुल टू डिटरमाइन ग्राफिकली द वैल्यू ऑफ। जैसे हमने देखा था ऑजाइव जो है मदद करता है क्या निकालने में, मीडियन। उसी तरीके से बच्चों हिस्टोग्राम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये हिस्टोग्राम है, ये एक्स और ये वाई। ठीक है, ये मान लो ऐसा कुछ मैं एक रफ फिगर बना के दिखा रहा हूँ, ये है और ये है, तो ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है ना। अब क्या होता है, ये आपका हिस्टोग्राम है। अब इसका जो कॉर्नर पॉइंट है, इस कॉर्नर पॉइंट से इसको मिलाएंगे जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट, सॉरी इसको मिलाएंगे यहाँ पे, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर। जो पॉइंट आएगा बच्चों, वो पॉइंट आपका क्या देता है, मोड देता है। तो ध्यान रखना, हिस्टोग्राम की सहायता से निकलता है हमारा मोड, और ऑजाइव की सहायता से या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की सहायता से निकलता है मीडियन। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम की बात की गई है, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट इज मोड। अगला क्वेश्चन आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर है ये 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 बोला है एक्स एंड वाई आर रिलेटेड एज। चलो इनका क्या रिलेशन दे रखा है, 3x - 4y इज इक्वल टू 20। देन द क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ एक्स, एक्स का क्वार्टाइल डेविएशन आपको दे रखा है 12। आपको क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ वाई निकालना है, तो जो चीज निकालना है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3x रख रहा हूँ, इधर -20 कर दिया हूँ, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे कर दिया। अब y को इंडिपेंडेंट रखना है मेरे बच्चों, तो इंडिपेंडेंट रख दिया। अब ये 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये x माइनस यहाँ पे 20/4। अब हमें पढ़ा था कि जो क्वार्टाइल डेविएशन है डज नॉट अफेक्ट विद चेंज इन ऑरिजिन, उसमें ऑरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये ऑरिजिन को हटा दो। फर्क पड़ता है किससे, स्केल से फर्क पड़ता है, और विथ मॉडुलस साइन, मतलब अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो यहाँ पे हमें ये मॉडुलस साइन बिठाना होता। ठीक है जी, चलो तो स्केल से फर्क होता है, तो y इज इक्वल टू 3/4 और हमारा x यहाँ पे क्या बोला है, ध्यान से समझो भाई, हाँ क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, तो ये इंटू 12 कर देंगे। तो मेरे बच्चों 4 3 जा 12 हो गया, और y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 29 पर, शानदार क्वेश्चन। बोला इफ द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज -0.9, तो r यहाँ पे है मेरे बच्चों -0.9, तो हमें क्या बोला है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या करेंगे, जो r की वैल्यू है बस उसका सीधा सीधा स्क्वायर करना होता है ना, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 0.81 जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन बी है। क्लियर बच्चों, चलिए तो आपके आरटीपी सितंबर 2024 का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, शानदार क्वेश्चन है। फॉर अ पॉइजन वेरिएट एक्स, पी एक्स की वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 2, ठीक है, यहाँ पे 3, पी का द प्रोबेबिलिटी एक्स की वैल्यू 4 दे रखा है। देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज, ठीक है, इसको समझेंगे अभी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होता है e की पावर -m। ठीक है बच्चों, क्या बोला मैंने, e की पावर -m, m की पावर x और x का फैक्टोरियल, यही होता है। तो यहाँ पे देखो e की पावर -m ऐसे रख दिया, m की पावर x, x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 2 है, और x का फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल हो गया। यहाँ पे 3 को हम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पे e की पावर -m, ठीक है, m की पावर x बोला है तो x यहाँ पे 4 है, और डिवाइड बाई x का फैक्टोरियल, दैट मीन्स 4 का फैक्टोरियल। इतना क्लियर है। अब देखो दोनों तरफ से क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल सर, ये 2 बार कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल, तो ये 1 बार बचा। तो ये 4 फैक्टोरियल क्रॉस में जाएगा तो ये ऊपर चला गया, ये यहाँ पे सर 2 का फैक्टोरियल, और ये 3 भी हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा m का स्क्वायर आ गया।
ठीक है। यहाँ पे m का मतलब मीन, ठीक है। तो यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल तक ले जाएंगे बच्चों। ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो जो हमारा मीन आया, मीन का स्क्वायर आया वो 4 आया, और मीन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, और ये आ गया बच्चों हमारा 2। अब हमें पता है ये m का मतलब ही np होता है ना, और ये np जो मीन होता है वो किसके बराबर होता है, वेरिएंस के बराबर होता है इन केस ऑफ पॉइजन, हाँ वेरिएट के केस में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक तरीके से वेरिएंस है, ठीक है। तो हमें तो निकालने क्या बोला, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने बोला है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, स्क्वायर रूट हो जाएगा, है ना। तो स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन आपका सी है। तो ठीक है बच्चों, तो होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये देखो पहली बार आईसीआई की हिस्ट्री में, ये पहली बार मान लो कि आप लोग का आरटीपी जो, अगर मैं बात करूं मैथ्स और इकोनॉमिक्स की रिलीज की गई है, तो अभी फिलहाल ये 30 क्वेश्चन ही रिलीज किए गए। हो सकता है कि आने वाले टाइम पे ज्यादा क्वेश्चन दें। और देखो 30 क्वेश्चन में कितनी अच्छी बात है, ये 30 क्वेश्चन में सारे चैप्टर्स कवर्ड हैं आपके। तो हर एक बच्चे ने इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, और बहुत जल्द बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो आरटीपी हैं उसके सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं बहुत जल्द और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।